ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अभी हम लोग इसके पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये दो संधि पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और उसमें हम लोग जो 2, 3, 4 नियम होंगे, 5 नियम जो भी होंगे, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होता किसमें है, ये कंडीशन हम लोग देख लेंगे। या ये कहिए कि विसर्ग संधि करने के लिए क्या कंडीशन होगा, या कह लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो ध्यान देना, जब विसर्ग के बाद में, विसर्ग मतलब ए, ठीक, विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो या हो व्यंजन, माने विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर अगर विसर्ग में कोई चेंजिंग हो रही है, विसर्ग में बदलाव हो रहा है, तब हम ऐसे संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बदलाव ये जो पहले विसर्ग है उसमें होगा। कभी कभी कुछ ऐसे पद, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो बाद में होते हैं, उसके अंत में विसर्ग होते हैं। लोग सोचते हैं जैसे कि उसमें ही संधि करना है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो मनः धन रथ में बात करें तो ये जो रथ का विसर्ग है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। संधि कार्य में जो यह वाला विसर्ग है, इससे हमको मतलब है। ठीक है, विसर्ग के बाद में कोई स्वर वर्ण आए या कोई व्यंजन वर्ण आए, उस पर हमको ध्यान देना है। हमको बाद वाले जो पद हैं उस पे, उसके विसर्ग जो उसके सबसे अंत में विसर्ग लगे हैं, जो थ के बाद विसर्ग लगा है, उस पर हमसे कोई लेना देना नहीं है। उस पे हम कुछ भी कतई, इस पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमको यहाँ पर चेंज करना है और यहाँ पर जब चेंज होगा तभी वह विसर्ग संधि मानी जाएगी। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, जो यहाँ पर सोचने लगते हैं या यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, कहीं विसर्ग का उनको दिखाई देता है, बस समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि है। गलत बात है। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही जबरदस्त कंडीशन है कि पहले विसर्ग आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे आप, पहले विसर्ग, फिर धन, स्वर या व्यंजन में से कोई एक, स्वर या व्यंजन में से कोई एक। तो क्या कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में अगर न परिवर्तन हो, न विकार हो, तो हम यह संधि नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, स्वर या व्यंजन वर्ण जो भी हो, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण, यह इसकी कंडीशन है। अगर हम कहें कि उदाहरण में अगर हम बात करें कुछ एक दो ठो, अच्छा, एक कंडीशन बहुत जरूरी है, इसमें समझने वाली बात है कि उदाहरण पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही हम बात कर लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए निधन चय, निधन चय, तो हमको इस विसर्ग से कोई मतलब नहीं है, इस विसर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस विसर्ग से मतलब होता है, यह विसर्ग बदल जाता है किसमें, निस, और बाद में बदल जाता है वो सकार तालबे वाले समय चला जाता है, बन जाता है निश्चय। क्या बन जाता है, निश्चय। तो निधन चय बराबर निश्चय, अगर यहाँ देखें तो यह वाला जो यहाँ पर विसर्ग था, यह विसर्ग चेंज हो गया, यह विसर्ग चेंज होकर कहाँ पहुंच गया, किसमें चला गया, इस शकार में बदलते बदलते वहां तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि विसर्ग संधि को अगर हम कर रहे हैं तो क्या बदलाव होंगे, कैसे बदलाव होंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वह उस विसर्ग संधि के पहले कौन से स्वर आए हैं, उसके बाद कौन से स्वर या व्यंजन वर्ण आए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना,
इसके बाद वाला तो स्वर या व्यंजन रहेगा, तो स्वर या व्यंजन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस विसर्ग के पहले हमेशा स्वर ही होता है। इस पर बहुत जरूरी बात है कि ध्यान देना, यह विसर्ग जो होता है, विसर्ग के पहले हमेशा क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। विसर्ग के पहले कभी भी व्यंजन वर्ण नहीं होता है। मतलब अगर ये हो जाए और ये कहो कि इसके पहले व्यंजन वर्ण रहे तो नहीं होता है। मतलब अगर हम यहाँ ये कहना चाहें कि व्यंजन के बाद में विसर्ग नहीं होता है, जब भी होता है यह, तो यह किसके बाद होता है, स्वरों के बाद ही होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें रामः, लोगों को लग रहा है कि म के बाद है, गलत बात है। आप इसको अब इतना बुद्धिमान हो गए, वर्ण विच्छेद करके देख लीजिए, मकार अलग हो जाएगा, यह अ बनेगा, फिर रामः इस तरीके से अ दिखाई देगा। माने यह जो विसर्ग है इस अ के बाद है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें हरि, अगर हम इस तरीके से बात करें तो र में, र को अगर आप अलग कर लेते हो, र वर्ण अलग हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आएगा ई, और ई के बाद में देखोगे यहाँ विसर्ग लगा है। ठीक, रामः, श्यामः, ग्रामः, हरिः, गुरुः, भक्तिः, जो भी आपका विसर्ग आएगा, जब इसको आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, आंख खोल के देखोगे, तो ज्ञान के चक्षु से देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो जस्ट उसके पहले वाला होगा वो स्वर वर्ण होगा। अब यह विसर्ग कैसे बदलेगा, यह इसके पहले आए हुए स्वर वर्ण पर भी डिपेंड करेगा, और इस विसर्ग के बाद आए हुए स्वर या व्यंजन। मैं क्या बोला कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए और इस विसर्ग में तब परिवर्तन हो, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो संधि होती है विसर्ग संधि होती है। अब इस विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा, यह दो बातों पर डिपेंड करती है कि इस विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आया है, ह्रस्व आया है, दीर्घ आया है, अ आया है, ई आया है, वह कौन सा स्वर वर्ण इसके पहले आया है, और इसके बाद कौन स्वर या कौन सा व्यंजन वर्ण आया है। मतलब इसके पहले व्यंजन तो आएगा नहीं, इसके बाद में स्वर या व्यंजन दोनों आएंगे, तो हम यह कह सकते हैं कि विसर्ग के पहले और बाद में आए हुए वर्णों पर डिपेंड करता है कि यह विसर्ग कैसे चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कब चेंज होगा। ये सारी कंडीशन इस विसर्ग के पहले और बाद में आए हुए दोनों वर्णों पर डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि इसके पहले हमेशा क्या होता है, इसके पहले हमेशा स्वर वर्ण आते हैं, व्यंजन नहीं आते हैं। अगर आप कहें कि सर कोई व्यंजन वाला आप बना देंगे, हम आप बना करके देख लीजिए, नहीं बन पाएगा। देखोगे अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दें, मान लीजिए लिख दें, ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, मान लीजिए जगतः, ठीक, तो जगत, जगत ऐसे शब्द हो गया। अब यहाँ विसर्ग नहीं लगा होगा, कभी नहीं लगा होगा, जब भी लिखा होगा तो जगतः इस तरीके से लिखा होगा, और इसमें अगर आप निकाल के देखोगे तो त को अलग कर दोगे, अ अलग आएगा यहाँ, मतलब त में हलंत नहीं लगा रहेगा, त में जो है वो हलंत नहीं लगा रहेगा, अर्थात शुद्ध व्यंजन वर्ण के तुरंत बाद में विसर्ग नहीं लगा होगा। ये बात आप एकदम अच्छे से समझ लो, जैसे भी हो धारण कर लो, दिमाग में भर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन इतना आप ध्यान देना कि उसमें सीधे सीधे वो चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, वो सब नहीं आती है। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि विसर्ग के पहले और बाद दोनों वाले वर्ण पर डिपेंड करेगा कि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है और विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है, मतलब स्वर या व्यंजन कौन सा है, उस पर वह विसर्ग चेंज होगा। तो सबसे पहले जो हम चेंजिंग आप लोगों को बताने चल रहे हैं, आप लोग अब क्रमवार तरीके से देखिएगा। इसी से जो आप कह लीजिए उसको प्रकार, प्रकार तो नवे कहिए, उसमें बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं, उनको हम लोग वो संधि के नाम से उसमें जान लेते हैं। उसमें क्रम लगाने की कोई बहुत बड़ी बात हमको नहीं समझ में आती है, और न ही उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा, यहाँ कोई नया टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, आप लोगों को क्रमवार तरीके से मैं एक एक नियम उसके अंदर आते जाएंगे, मैं बताता जा रहा हूँ। तो जैसे उसमें पहला नियम आ जाता है आपका सत्व संधि का। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सत्व संधि एक प्रकार है, तो कहीं 5 प्रकार, कहीं 4 प्रकार, वो नियम है, उसी नियम में आपको देखने को मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी पुस्तक होगा तो उसमें हो सकता है कुछ और भी कंडीशन दिए हो, समझाए हो, तो वो भी आप लोग नियम बना सकते हो। फिलहाल आप लोगों के हिसाब से चले 4-5 जो हाईलाइटेड हैं, जो अब आप लोगों के पुस्तकों में देखने को मिलते हैं, तो मैं उनको उनको नंबरिंग यहाँ पे कर ले रहा हूँ, या उनके बारे में चर्चा कर ले रहा हूँ, कुछ नियम के बारे में चर्चा कर लूंगा। पहला है सत्व संधि। चूंकि जिसको जो लोग जानने लगे, मान के चलो कि अब उसको हम लोगों को भी जानना है, पर मतलब उसी के नाम से जानो तो ज्यादा सही है। ठीक है, ये सब तो संधि ऐसे बन नहीं पा रहा ठीक से अंडरलाइन में इसे।
इसमें बैक स्टेप जाने का, अंडू रीडू करने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका सत्व संधि। अब सही बना। तो सत्व संधि, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे बनेगा यह, तो चलिए इसके सबसे पहली बात, इसके सूत्रों पे ओर चलते हैं हम लोग। तो सूत्र इसका कहता है विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। यह विसर्जनीय से सह क्या है, यह सूत्र का क्या मतलब है? अब इस सूत्र का मतलब हम लोग समझेंगे, इसका नंबर पता है तो इसको हम लिख देते हैं 8 3 34, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है। फिलहाल ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे पास यहाँ पे लिख के पड़ा है तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। याद रख लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना कोई बहुत बड़ी वो जरूरी नहीं है कि नहीं, वो परम आवश्यक है। यदि विसर्ग के आगे, ध्यान देना, विसर्जनीय से सह, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यह सकार में कैसे बदलेगा। तो एक एक, एक यहाँ पे नियम लिखेंगे यह कि अगर विसर्ग के बाद में, ध्यान देना, कुछ चीजों को समझना पड़ा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे नियम, बहुत सारे सूत्र और आगे पीछे दिए रहते हैं, उसमें से कुछ चीजों को यहाँ पर हम विसर्ग संधि में आई है आप लोगों के लेवल में, तो बहुत सारी चीजें आपको केवल इस लाइन से समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ध्यान देना, विसर्जनीय से, विसर्ग का सकार में बदलना ही विसर्जनीय से सह है। क्या है, विसर्ग का सकार में बदलना। तो कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद में अगर कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो यह विसर्ग जो है वह सकार में बदल जाएगा। मैं यहाँ पे बराबर स क्यों नहीं लिखता हूं, मेरा कंडीशन जान लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं, जब यहाँ पे विसर्ग, मजबूरी हमारी है कि विसर्ग के बाद में अगर खर आए और हम सकार लिख दें तो यह नहीं पता चल पाता है कि विसर्ग और उस खर वर्ण दोनों के स्थान पे सकार हो रहा है कि केवल विसर्ग के स्थान पे सकार हो रहा है। तो ये बात कहना गलत बात है। अब हम ऐसे लिखते हैं तो बिल्कुल पता चलता है, सीधे खींच के लिख देते हैं, इसका मतलब वो सीधे नीचे आ गया, और यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि जब विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो यह विसर्ग बदल जाएगा, किसमें, इस सकार में बदल जाएगा। यही सूत्र है विसर्जनीय से सह, अर्थात विसर्ग का सकार हो जाना। विसर्ग का सकार कब बदलेगा, जब आगे खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तब। और एक खर प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है खर प्रत्याहार में? तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो है माहेश्वर सूत्र दोहराइए, बार बार पढ़िए, बार बार, जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छा है। और एकदम एक एक, जैसे हमको खर बोलना है तो ख से ही बोलना स्टार्ट कर दें, हमको फिर पूरा अ से न स्टार्ट करना पड़े, एकदम सीधे। अब हमको कोई कहते कि हमको 12 से आगे गिनती बोलो तो क्या आप जाओगे 11-12 करने, कि 12 से सीधे स्टार्ट कर दोगे? कोई कहते 36 के आगे बोलो तो 36, 37, 38 बोलोगे। अब थोड़ी ना है कि अब 1 2 3 4 5 लेके जाओगे 36 तक, फिर 36 के आगे बोलना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब तब आप कम बुद्धि के माने जाएंगे, या आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है माइंड का वो स्लो है थोड़ा। तो इसके लिए क्या करोगे, तुरंत बोलो, जैसे ख से, त ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र ह ल। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो आई उंडरिल कए च हयवरट लणय मंगण नम झाया गढ़धाशा जब गढ़धाशा कप छठ चट तव कपय सस सर हल। तो आप ऐसे बोल सकते हो, और ध्यान देना ख से स्टार्ट करना, तो ख से बोलना, खप चट था चट तव कपय सस सर, खर र तक गया है तो सर हल नहीं बोलना है, ह वर्ण को छोड़ देना है। तो क्या करना है यहाँ पर, खर प्रत्याहार में
कौन कौन से वर्ण आएंगे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जो लोग नए हों, जो लोग बाद में पढ़ रहे हैं, उनको यह समझ में आ जाए। और उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग जरूर खर प्रत्याहार प्रत्याहार जरूर पढ़िए, और उसमें खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको जरूर आप रिवाइज करें, पढ़ें, जैसे भी हो सके आप उसको मेंटेन जरूर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पूर्ति कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं खर प्रत्याहार का वर्ण। तो ख फ छ ठ से स्टार्ट होगा, अर्थात वर्गों के दूसरे वर्ण, फिर पहले वर्ण, फिर तीनों स। ठीक, ख फ छ, महासे सूत्र पूरा सिस्टमेटिक बना है। तो ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व क प य। तो पांच है। ये देखो वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, ये वर्गों के पहले वर्ण हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, वर्गों के दूसरे, वर्गों के पहले, और फिर स स स ह, स स स र हो गया, और हल में आपका छूट ही गया है तो लेना ही नहीं है। तो ये तीनों सब हो गए। तो ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। तो वर्गों के दूसरे, पहले और तीनों स, इसमें से अगर कोई वर्ण आ रहा है तो ये समझ लेना कि यह खर प्रत्याहार का वर्ण है। अब पूरा नियम यहाँ पे अगर फिर से देखें तो क्या समझ में आता है, यही नियम निकल करके आया यहाँ से, जो यहाँ पे कंक्लूजन मिला कि अगर विसर्ग के बाद में वर्गों का पहला वर्ण या दूसरा वर्ण या तीनों स में से कोई वर्ण है, या तीनों स में से कोई वर्ण है, तभी यह विसर्ग सकार में जाएगा। अगर यहाँ ज आ जाता है, माने तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण आता है, तो उसके लिए यहाँ पर अभी कोई प्रावधान नहीं है। आगे उसके लिए कोई प्रावधान होगा तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस समय में यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खर प्रत्याहार में जो वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, इस तरीके से अगर पहले दूसरे वर्ण में कुल कितने जोड़ा बनता है, कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं। तो ध्यान देना, जब वर्गों का पहला वर्ण आता है तो पहले वर्ग का आएगा क ख, दूसरे वर्ग का आएगा च छ, तीसरे वर्ण का आएगा ट ठ, फिर आएगा त थ, फिर आएगा प फ। वर्गों का यही ना, वर्गों का पहला वर्ण, वर्गों का दूसरा वर्ण, यही आएगा। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ विसर्जनीय से सूत्र। सकार बदलना है, इतना सिंपल नहीं सकार बदल दोगे आपका एकदम। हम सोचते हैं कि सीधे अब ब्रेक मारना है, कहाँ कहाँ पावधान चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, कहाँ रोक देना है, ये सब सारी चीजें जब आपको पूरी नियम पता होगा तभी। इसको एक बार हम बता लेते हैं, फिर एक बार जब एक लाइन में जोड़ेंगे तब सोचेंगे अरे वाह क्या बात है। तो करें वर्गों के पहले वर्ण और वर्गों के ये दूसरे वर्ण, क च ट त प ख छ, यही आएंगे वर्गों के पहले, दूसरे या तीनों स, या तीनों स। इसके पहले मान के चलो कि अगर विसर्ग रहा होगा तो वह विसर्ग बदलते बदलते किसमें बदल गया होगा, सकार में बदल गया होगा। नियम यही कहता है कि सकार में बदल जाएगा, विसर्ग वाला किसमें बदल जाएगा, अगर विसर्ग रहा होगा तो वह विसर्ग सकार में बदल गया, क्योंकि यह वर्गों का पहला दूसरा वर्ण या तीनों में से कोई आए स में से, तो यह विसर्ग सकार में बदल जाएगा। लेकिन अभी सकार के बाद में एक इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तीन केस में आओ। इस सकार के बाद में अगर छ वर्ण का कोई भी छ वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो शुत्व संधि से यह सकार इस सकार में बदल जाएगा। और शुत्व संधि आप लोग व्यंजन संधि पढ़े थे, ध्यान दीजिए, बदल जाएगा। और ऐसे ही जब अच्छा इसमें से च छ आए चाहे यह स वर्ण आए, जो तीनों स भी आया था, एक स इसके साथ ले लीजिएगा, एक स इसके साथ ले लीजिएगा, और किसके साथ आएगा, इचू य शा नाम तालु रिटू र सा नाम मूर्धा, इसके साथ मूर्धा ले लीजिएगा, तो तीनों स इसके हो जाएंगे। अब इस सकार बाद अगर इसमें से तीनों में से कोई आता है तो ष्टुत्व संधि का नियम काम कर जाता है। ष्टुत्व संधि कहता है कि सकार के बाद में अगर षटकोण वाला स और टठ डढ़ में से कोई वर्ण रहे तो यह सकार मूर्धन्य में बदल जाएगा। यह नियम था कि यह तब नहीं रहेगा, यह जो दंती का है यह मूर्धन्य में बदलेगा, यहाँ दंती का तालव्य में बदल जाएगा, यह दंती का अगर यह दंती है तो दंती में ही रह जाएगा। लेकिन और अगर कोई कंडीशन होता, उसी के साथ उसमें बदल जाता।
अब अगर ये बात हो जाए कि सकार के बाद अगर यह सकार आ जाए तो हम इतना ही केवल बताते हैं, एक छोटा सा बात बताते हैं, चूंकि यह दंती का है इसलिए दंती का रहने दो, चूंकि यह मूर्धन्य का है इसलिए इसको मूर्धन्य में बदल दो, चूंकि यह सकार किसका है, तालव्य का है, इसलिए तालव्य में बदल दो। अगर चौछा आए तो चूंकि चौछा तालव्य का है इसलिए यह सकार दंती से तालव्य में बदल दो, चूंकि यह मूर्धा का है दोनों वर्ण इसलिए इस दंती को मूर्धा में बदल दो, और चूंकि यह दंती का है तो इस दंत का दंत में ही रहने दो। यह केस, लेकिन इसके दोनों के केस में क्या होगा, प फ, तो यह विसर्ग जो है सकार में नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर नियम थोड़ी सी स्लो होगी, एक कह लीजिए कि थोड़ा डिले करिएगा, मत बदलिएगा यहाँ पे इसको सकार में, इसको विसर्ग ही रहने दीजिएगा। और एक नियम काम करता है कि अगर विसर्ग के बाद क ख में से कोई वर्ण आता है तो आपका वो कौन सा वर्ण, वो क्या हो जाता है, यह क ख जिह्वा मूली में बदल जाएगा। और यहाँ पे अगर यह हो जाता है तो अर्ध विसर्ग बदल जाएगा और हो जाएगा में, तो ये हो जाएगा उपधमानी। तो उपधमानी और जिह्वा मूली इसी जगह से कॉन्सेप्ट आता है, अर्थात तो विसर्ग से ही बदल करके आते हैं, और विसर्जनीय से ससूत्र वाले के ही के अंतर्गत आप देखोगे तो इसका भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो 3 केसेस, तालव्य के साथ है तो तालव्य बदल गया, मूर्धा के साथ है तो मूर्धा में बदल गया, इसमें बदल गया। इसमें क्या, विसर्ग पहले सकार में आएगा और यह सकार आगे अगर तालव्य का रहेगा तो तालव्य में, मूर्धा का रहेगा तो मूर्धा में, अगर दंत का रहेगा तो दंत में, और अगर इन तीनों का नहीं है तो यह विसर्ग या तो उपधमानी या तो जिह्वा मूली में बदल जाएगा। ठीक है, फिर यहां तक कोई बात ही नहीं आएगी। अब हम देखो, अब इसमें कई स्टेप हो गए। एक तो रहा है आपका स्वर विसर्ग संधि का केस, कि विसर्ग को सकार बदल देना है, और फिर विसर्ग को सकार बदल देना ही पिंड नहीं छूटा है आपका, या एक ये जीव नहीं छूटा है आपका, फिर आगे आपको उसको सही ठिकाने तक पहुंचाना है। ठीक, बाकी का काम विकेट कीपर जो करता है, वहां तक आपको लेके जाना है। फिर आप जब वहां तक पहुंचाओगे तब जाकर करके वह एक नियम संपन्न होगा, या ये कहिए कि वह एक नियम पूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें बहुत सारी भ्रांतियां होंगी। भ्रांति क्या होगा, सब कुछ क्लियर है, आगे नाम बताने में दिक्कत होगी कि इसमें हम विसर्ग संधि कहें या फिर व्यंजन संधि कहें, तो वो आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्या समझेंगे। जैसे कोई एक एग्जाम्पल में दोनों कंडीशन आ जाए तब क्या होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, उदाहरण तो पहला हम लेते हैं जिसमें क ख नहीं लेते हैं, पहले च वाला पहले लेंगे, फिर मतलब पहले ताल लेते हैं, मूर्धा वाला लेते हैं, दंत वाला लेते हैं, तब फिर क ख फिर प फ, ऐसा हम लेंगे, ताकि जिससे क्या हो जाए कि पहले हम पहले एक एक बदलते हुए चलेंगे, तीनों सवाला के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क ख पे और प फ पे, जीवा मूली उपधमानी पर चर्चा करेंगे। तो पहला यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिख दें रामः धन चलति। रामः चलति या फिर श्यामः चलति, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर रामः सेते, इस तरीके से बना सकते हो। अभी समझ में आ गया कि हाँ कैसे बदलेगा। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के जस्ट बाद में, इसके पहले कंडीशन नहीं बताए हैं, स्वर है तो है ही, वो तो जब बदलेगा आगे किसी दूसरे संधि में तो उसके कंडीशन आएगी तो देखेंगे। इसके पीछे कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है। विसर्ग के बाद में अगर वर्गों का पहला या दूसरा वर्ण या फिर तीनों सम से कोई वर्ण मिलता है तो यह विसर्ग जो है इस सकार में बदल जाएगा, नियम काम करेगा सत्व संधि। विसर्जनीय से सह सूत्र से यह विसर्ग के बाद में चूंकि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आया है इसलिए यह विसर्ग सकार में बदल गया। ठीक है, आगे जो है जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिएगा, रामस और आगे हो जाएगा चलती। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां तक तो आपका विसर्ग संधि काम कर गया, कि विसर्ग संधि मतलब हो गया, विसर्ग का सकार में परिवर्तन हो गया। लेकिन आगे फिर नियम आ जाता है कि इस सकार के बाद में अगर च वर्ग का कोई भी वर्ण रहे तो यह सकार तालव्य वाले सकार में बदल जाता है, नियम काम करता है च्युत्व संधि। व्यंजन संधि में हम बताए हैं, अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं चर्चा करूंगा, च्युत्व संधि के बारे में। जो लोग नहीं पढ़े हो जाके पढ़ लें। यहाँ पर आपका सत्व संधि काम कर गया। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो सत्व संधि काम कर गया,
विसर्जनीयस्य सह सूत्र से यह विसर्ग सकार में आया, लेकिन इस सकार के बाद में सुत्व संधि कहता है त्वश्चुनाश्चु कि सकार और त वर्ग के बाद में अगर कोई शकार या च वर्ग का वर्ण आगे या पीछे आता है, माने इसके आगे या पहले या बाद में आता है, तो यह सकार इस सकार में बदल जाएगा। बात छोटी से अगर आपको चूरन लेना है तो इतना जानिएगा कि सकार के जस्ट बाद में अगर तालव्य या पहले तालव्य वाला वर्ण है तो यह सकार जो दंती का है तालव्य में बदल दीजिएगा, बस। यही सबसे अच्छा कंडीशन, यही सबसे अच्छा आइडिया, यही सबसे अच्छा मंत्र हमको लगता है, और सब कुछ वैसे ही लिख देना। रामस चलती, ये सब जैसे है वैसे ही चला आ रहा है, इसमें नो चेंजिंग, सीधे लाइन से नीचे उतारो। अब जो फाइनल में मिल गया वो क्या बन गया, रामस चलती। तो अगर कोई पूछे कि रामस चलती में कौन सी संधि है और उसमें स्वर संधि भी रहे, व्यंजन संधि भी रहे, विसर्ग संधि भी रहे, तो धर्म संकट में हम तो धर्म संकट पड़ जाएंगे ना कि इसमें तो व्यंजन संधि भी हुआ है, स्वर संधि भी हुआ है। फिलहाल अगर वह ऐसा लिखते हैं, अगर एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन पूछें तो वो लिखेंगे राम धन चलती बराबर रामस चलती में कौन संधि है, तो आप बताओगे विसर्ग संधि, क्योंकि वो विसर्ग गायब होकर के रामस चलती में आ गया। अगर वो पूछते हैं कि रामस धन चलती बराबर रामस चलती में कौन संधि है, तो आप बताओगे व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ देखो विसर्ग नहीं है, यहाँ सकार है। वो अलग बात है कि इसके पीछे वह विसर्ग रहा होगा। तो रामस धन चलती के बाद में रामस चलती पूछते हैं तो यहाँ पर व्यंजन संधि काम करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कौन सा संधि हो गया, षत्व संधि, और यहाँ से आपका काम कर गया व्यंजन संधि में शुत्व संधि। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, पूछा कैसे जाता ये बात डिपेंड करती है। केवल कह दे रामस चलती में कौन सा होगा, तो यह केवल और केवल विवाद का विषय हो सकता है। वैसे मैक्सिमम लोग विसर्ग संधि पर जाएंगे, कम लोग जो है वो व्यंजन संधि पर जाएंगे, लेकिन जो व्यंजन संधि पर जाएंगे वो गलत तो जाएंगे नहीं, वो तो गलत तो जाएंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आयोग वालों को कम से कम नहीं पूछना चाहिए। जैसे दक्षिण दक्षिण की नदी गोदावरी ना, दक्षिण की गंगा, सॉरी दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अभी पता नहीं कौन बुद्धिमान, कावेरी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं कौन बुद्धिमान अब उसमें एक बार क्वेश्चन बना दिया, आयोग ने मान लिया, अब उसको घिर्राते घिर्राते अब तक चल रहा है। तो केवल शब्दों का थोड़ा सा अंतर, क्या उसके महत्ता में अंतर है, क्या चेंजिंग है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। बस केवल और केवल वो चूंकि अब आ गया इसलिए उसको पकड़ करके पूछ रहे हैं लोग, तो पूछना पड़ रहा है। तो वही हाल यहाँ पे है कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि जानबूझ के लफड़ेबाजी बढ़ाई जा रही है, कुछ नहीं। वो स्पष्ट लिखें, पूछना ही है तो स्पष्ट लिखें कि राम धन चलती बराबर रामस चलती में कौन सी संधि है, क्वेश्चन करेक्ट रहेगा, उत्तर बिल्कुल सटीक आएगा। अगर वो ये पूछना चाहते हैं कि रामस धन चलती बराबर रामस चलती में क्या होगा, तो इसका उत्तर बिल्कुल राइट आएगा कि वह अब च्युत संधि हो जाएगा, अर्थात व्यंजन संधि होगा। अब जो भी उत्तर आएगा फिक्स आएगा, अब इस कंडीशन में विसर्ग संधि आंसर नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो केवल लिख देते हैं रामस चलती में कौन सी संधि होगी, फिर हम नहीं समझा पाएंगे। कारण यही है कि यह कई जगह से घूमते घूमते आ रहा है, तो कहां से हम बताएं, किस स्टेप का लेकर के बताएं, कहां से उठाएं, हम नहीं बोल सकते। वैसे मैक्सिमम लोग जो है बोलेंगे कि विसर्ग संधि होगा, लेकिन अगर व्यंजन संधि कोई बोल देता है तो वह बुराई नहीं है, वो शुद्ध संधि बोल देता है तो कोई गलत तो नहीं किया, क्योंकि वो जानता होगा कि रामस धन चलती से रामस चलती बना है, और लास्ट स्टेज में तो इसी से बना है। अगर हम कहें कि गुड़ किससे बना है, तो सॉरी चीनी किससे बना है, तो लोग गुड़ से भी बता देंगे, तो कोई बहुत बुराई तो करेंगे नहीं। अब गन्ने से कोई बता रहा है, कोई गुड़ से बता रहा है, तो दोनों बातों तो गलत तो बोल नहीं रहा है, तो उसी जगह से लेकर करके बनाया गया है। आप हमारी समस्या को समझिए, आगे हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है या इस तरीके की बात खड़ी की जाती है तो आप लोग खुद जानकार हो गए हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, बगल में ले लेते हैं क्या,
हम सोच रहे हैं इसी में एक ठो आ जाए 2 नंबर का। अगर हम यहाँ पे बात करें बालः चलति, बालः धन चलति। अब बालः धन चलति को अगर हमको यहाँ पर समझाना हुआ तो हम कैसे समझाएंगे, ध्यान से देखना। यह बालः का विसर्ग है, विसर्ग के जस्ट बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण च आया है, इसलिए यह विसर्ग जो है पहले बदलेगा सकार में, और चूंकि इसके बाद में फिर देखना आगे च आया है, अब यह च की वजह से यह बदल जाएगा इस सकार में। एक बार दिमाग में आया कि क्यों ना इस विसर्ग के बाद अगर च है तो सीधे इसको जो है इस वाले श में ले जाएं, लेकिन यह कहना सही बात नहीं है कि अगर विसर्ग के बाद में कोई भी तालव्य वाला वर्ण मतलब च या छ में से कोई वर्ण आए तो इसको सीधे हम इसमें बदल दें, यह बात सही नहीं है। यह कभी पता चला इसमें बदल दें, कभी षटकोण में बदल दें, कभी किसी में बदल दें, बहुत सारे नियम हो जाएंगे। तो इसके जो वास्तविक नियम है उधर से लेके आए तो ज्यादा सही है कि यह विसर्ग बदलता इसमें है, लेकिन इसके बाद में चूंकि च वर्ण मिल जाता है, इसका च छ में से कोई वर्ण मिल जाता है इसमें से, तो शुद्ध संधि होकर करके अब यह सकार इस शकार में बदल जाता है। तो इसको बताने से आपको पूरी बात पता हो जाएगी कि हाँ यह कैसे बदला, क्यों इस फार्म में आया। ठीक है, अब हो जाएगा यह आपका बालस चलती, किसे बदल जाएगा, बालस चलती। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल, देखो सब एग्जाम्पल का ही गेम है यहाँ पर ना, सब एग्जाम्पल का गेम है। जितना अधिक से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो ज्यादा सही है। अब हम बात करेंगे निह धन। अब देखो अभी पहला आया छ, आप छ वाला ले लेते हैं, दूसरा वन आता है कि निह धन छलम, निह धन छलम। अगर निह धन छलम लेते हैं तो यह विसर्ग क्या बदल जाएगा, चूंकि यहाँ च या छ में से माने पहला या दूसरा वर्ण से कोई वर्ण है तो यह विसर्ग बदल जाएगा इस सकार में, और इस सकार के बाद चूंकि यहाँ पर छ ल म यह च वर्ग का वर्ण आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा कि यह विसर्ग सॉरी यह सकार जो है इस शकार में चला आएगा, चूंकि यह तालव्य का है तालव्य में ही जाएगा, तो हो जाएगा निस छलम। कैसे बन गया, अब सबको पता होगा कि निश्चल यह वाला सकार के साथ सही होगा या ये वाला सही होगा या यह सही होगा। मैं बताया हूं कि संधि से जो है यह पद शुद्ध होते हैं, मतलब दंती स के साथ में सही होगा कि षटकोण के साथ सही होगा, मूर्धन्य वाले में या यह होगा। तो जो लोग संधि जानते होंगे उनको एग्जैक्ट अब पता चल जाएगा कि नहीं नहीं ये दोनों गलत हैं, ये वाला करेक्ट है जो दंती के जो तालव्य के साथ है। तो इससे आप अपना ज्ञान और सही कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं इसमें यह नहीं यह होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो यह वाला इसी कंडीशन में मैं अभी बात किया था, जो पहला एग्जांपल लिया था कि निह धन चय, इस विसर्ग के बाद में चूंकि च वर्ण आ रहा है इसलिए यह विसर्ग क्या है चला जाएगा सकार में चला जाएगा, और चूंकि यहाँ पर क्या है वर्गों का जो पहला वर्ण था या दूसरा वर्ण था तो विसर्ग सकार में गया, विसर्जनीय सूत्र से गया, और फिर इस सकार के बाद चूंकि यहाँ पर च या छ का कोई वर्ण आ रहा है, च वर्ग का आ रहा है, तो चुनास्य सूत्र से शुद्ध संधि होकर करके यह किसमें बदल जाएगा, शकार में। अब जो लोग यहाँ पर हमसे व्यंजन संधि नहीं पढ़े होंगे उनको यह थोड़ा कठिन लगेगा, उनको लगा कि यार बहुत बड़ी रामायण इसमें है, निश्चय है, सॉरी क्षम्यताम, उनको बहुत दिक्कत होगी। और जो लोग व्यंजन संधि पढ़े होंगे उनको अब मजा आ रहा है, उनको अब मजा आ रहा होगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, क्यों इस तरीके से हो रहा है, उनको अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो लोग इसके पहले नहीं पढ़े हैं, मैं इसीलिए पहले एक एक क्रम से कोई भी संधि नहीं छोड़ा, केवल इसीलिए कि आगे आएगा तो परेशानी जरूर खड़ी होगी। अब मैं 5वें पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, च मिल गया, छ मिल गया, छ पे आप लोगों ने किया,
निश्चलम कर लिए। कश्चित एक आता है एग्जाम में, कश्चित, कह धन चित, कह धन चित। अब यह विसर्ग के बाद में चूंकि यहाँ च या छ का कोई वर्ण आया था, यहाँ ई पहले नहीं आया है, कुछ लोग कहते हैं सर ई पहले आया है, ध्यान देना च पर ई लगा है फिर त है, इस तरीके से चित्त लिखा जाएगा। ठीक है, उसको वर्ण वियोजन करना सीख लीजिए, नहीं कैसे करोगे आप लोग। तो विसर्ग का किसमें बदल गया है, इस सकार में बदल गया, तो यह हो गया कस और फिर आगे हो गया चित्त। अब यह सकार के बाद चूंकि यह वाला च आ गया है इसलिए यह बदल जाएगा इस सकार में, तो हो जाएगा कश चित। मिला दीजिए। अब ये नियम होता है कि अगर की मात्रा है तो इसको अंदर लिख करके लिखा जाता है इस तरीके से, कश्चित। वर्ण वियोजन करेंगे तो क अ श च ई त इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, ऐसे में कैसे टूटेगा, क अ मतलब अगर आप तोड़ोगे तो ऐसे होगा क अ स च ई तो इस तरीके से जाएगा कश्चित। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क अ श च ई त इस तरीके से टूटेगा। उसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, वर्ण वियोजन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। और अब आप लोग मास्टर बन रहे हैं तो वर्ण वियोजन न कर पाए तो फिर इससे बड़ी बुरी बात कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यह रहा अभी आपका जिसमें सभी में यह किसमें बदला है, सब शकार में बदला है, मतलब तालव्य में बदला है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें यह तालव्य समय नहीं बल्कि मूर्धन्य समय जाएगा। किसमें जाएगा, मूर्धन्य समय। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मूर्धन्य स के लिए। एग्जाम्पल का ही सब गेम है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करो, पढ़ो, लिखो, समझो। ठीक है, तो अब हम उदाहरण लेंगे कुछ उसमें सेकंड वाली कंडीशन में कि जब यह विसर्ग जो है सकार में जाकर के मूर्धन्य में बदल जाएगा। ठीक, नंबरिंग हम भूल जाते हैं, नंबरिंग 5 6 पे ले लेते हैं, छठे नंबर का कलर चेंज कर दिया ताकि आपको अब सारा इसमें षटकोण समय मिलेगा। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ताकि आप लोग अब समझ गए, अब केवल बताना है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें राम धन टीकते। अब यहाँ पे देखो विसर्ग के बाद में यहाँ पर वर्गों का पहला या दूसरा वर्ण मिल गया है, तो यह क्या बदल जाएगा, इस सकार में बदल जाएगा। विसर्जनीय से ससूत्र से, क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण है। आगे आपका टीकते है वो जैसे है वैसे ही रहेगा, राम राम रहेंगे। चूंकि सकार के बाद में ट वर्ग अर्थात मूर्धन्य का मिल गया तो स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से स्तोष्टुनाष्टु मूल सूत्र है स्टुनाष्टु, लेकिन सकार और तवर्ग की अनुवृत्ति हो जाती है, ऊपर से नीचे ले लेते हैं, शुत्व संधि वाले से ले लेते हैं, तो जिससे शुत्व होता है ष्टुत्व होगा। तो एक तो यहाँ पे बनेगा आपका सत्व संधि। अब जो दूसरे स्टेप में होगा यह सकार, एक सेकंड, अब यह जो यहाँ पर सकार है, यह जो सकार है यह बदल जाएगा किसमें, अभी देखो मूर्धन्य का है ना, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यह मूर्धन्य वाले में जाएगा, तो हो जाएगा ऐसा रामस टीकते। ठीक, और यहाँ पे कहोगे कौन सी होगी, तो यहाँ व्यंजन संधि हुई है और यह हुआ है ष्टुत्व संधि, और सब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा अब ऐसे, रामस। इसी से बनता है धनुष्टंकार, क्या बनता है, धनुष्टंकार है, 2-3 या रामस षष्ठ है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल हम लिख देते हैं थोड़ा में, इसके बगल में हम लिख देते हैं यहाँ पर छठा हो गया, सातवां में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, रामस टीकता या रामस षष्ठ। रामस टीकता हो गया ना, रामस षष्ठ लिख सकते हो, लिख दोगे राम षष्ठ। अब यहाँ देखो मूर्धन्य आ गया, तीसरा वर्ण आया। हम बताए थे कि चाहे खर प्रत्याहार का वर्ण में, खर प्रत्याहार में वर्गों के पहला, वर्गों के दूसरे और तीनों स में से कोई आए, तो यहाँ पे यह सकार बदलेगा, और चूंकि यहाँ पर यह सकार है इसलिए यह फिर बदल करके किस में हो जाएगा, इस सकार में हो जाएगा। अब हम एक ही स्टेप में नीचे सीधे लिख दे रहे हैं कि राम, और यहाँ हो जाएगा षष्ठ,
और क्या हो जाएगा, रामस, ये षटकोण ये आधा है तो यह रहेगा आधा, उसके पूरा आगे है, फिर आगे आधा है षष्ठ, दो बार इसमें षटकोण आधा है, घबराहट से हो जाती है कि कौन सा कहाँ छोड़े पड़े। ये वाला जो है यहाँ पे है, ये वाला जो है आप यहाँ पे है, देख सकते हो दोनों, तो रामस षष्ठ बट गया। तो यह रहा एग्जाम्पल। इसी तरीके से होता है धनुष्टंकार, रामस, रामष्ठकार, इस तरीके से बहुत सारे बन जाते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे बन जाते हैं। तो यह रहे आपको इससे संबंधित कुछ। अब हम आगे चलेंगे जहां पे अब ट वाला मैं बता दिया, अब मैं बताऊंगा ट ठ हो गया, च छ ट ठ, अब त थ वाले के केस में चलते हैं। त थ वाले के केस में आप देखोगे तो वह उसका असर दिखेगा ही नहीं। असर दिखने का क्या मतलब है कि चूंकि वह दंती का है तो दंती में ही जाएगा ना, तो दंती का है तो दंती में जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दें तो वो उसी में रहेगा, ध्यान देना, वो चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बालः तिष्ठति, बालः तिष्ठति, तो इस विसर्ग के बाद में तो या थ आ रहा है तो यह विसर्ग से बदल जाएगा, सकार में बदल जाएगा, ठीक। और चूंकि यह दंती का ही है, तौथ ही है, तो इस सकार दंती का ही है, चेंज होगा नहीं, तो बस जैसे है वैसे ही रह जाएगा। क्या बन जाएगा, अब इसी में जाएगा ना, बालस, ऐसे तिष्ठति, बालस तिष्ठति, वो उसी के रूप में जैसे है उसी में सेट हो जाएगा आराम से उसके अंदर ही, तो बालस तिष्ठति बना। एक आध एग्जाम्पल और आप लोग ले सकते हैं, बालस तिष्ठति के बाद जैसे हरि धन त्राता, ध्यान देना, जो त्राता है ना, ये त र आ से त्रा बना है, तो ये आगे त वर्ण मिल जाएगा, ये कभी मत सोचिएगा कि त्र वर्ण है, आगे इसके त वर्ण ही है, ठीक है। तो इसको आप इसको ध्यान देना, इसका वो संयुक्त व्यंजन करके लिख दिया गया है। तो यह विसर्ग के बाद में चूंकि यहाँ पर त वर्ण है, वर्गों का पहला या दूसरा वर्ण है, अर्थात विसर्जनीय से ससूत्र लगेगा, अर्थात विसर्ग के बाद जब खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो यह विसर्ग सकार में बदल जाएगा सत्व संधि से। और चूंकि इस सकार के बाद में त वर्ण का आगे वर्ण आ रहा है, आगे यहाँ तो त वर्ण ही मिल रहा है, तो इसलिए यह दंती का है, दंती का उसी जगह रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हरिस, और आगे है त्राता, तो अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कभी कभी कहते हैं कि कौन सा शुद्ध है, ए वाला शुद्ध है कि यह, यह शुद्ध है, या लिख देंगे यह शुद्ध है, तो सब गलत बात है। क्यों, क्योंकि आप अभी भी संधि से देख रहे हो कि संधि के फलस्वरूप देख रहे हो कि उसमें दंती के साथ दंती वाला ही मिल रहा है, तालव्य के साथ तालव्य मिला था, मूर्धन्य के साथ मूर्धन्य वाला मिला था, तो जो जिसके साथ मिला है हम उसको उसी के साथ रखेंगे, उसमें अपना कुछ बुद्धि, अपना कुछ उधर उल्टा सीधा नहीं करेंगे। तो यह रहा आपका हरित्राता, तो ये तौथा हो गया। अब मैं तीन चीजों के बारे में चर्चा कर दिया कि अगर अगर विसर्ग के बाद में च छ आए तब, ट ठ आए तब, त थ आए तब, तीनों स में से कोई आए तब, तालव्य के साथ आता है तो तालव्य बदल जाता है, दंती स के साथ रहेगा दंती स में बदल जाएगा, और अगर वहां पर मूर्धन्य स के साथ आता है तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, जो विसर्ग के बाद सकार बना है वह। अब बात आती है अगर क ख आ जाए या प फ आ जाए तब क्या होगा, तो मैं बताया हूं कि क ख आने पर वो जिह्वा मूल्य और उपधमानी वाला केस यहाँ पर बन रहा है, तो हम जिह्वा मूल्य और उपधमानी वाले कंडीशन पे उसके केस पर अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दें हम पहला एग्जाम्पल, 9-10 नंबर मान लीजिए, यहाँ पे हो बालक क्रीडति, क्या है, बालक क्रीडति,
तो यह जो विसर्ग है ना, इनके बीच में इसके बाद चूंकि क वर्ण आ गया, बालक विसर्ग के बाद क वर्ण आया है, तो क या ख कोई आएगा, बालका क्रीडति बालका खेलती, ये दोनों एग्जाम्पल ले लोगे काम बन जाएगा। तो यह विसर्ग जो है केवल अर्ध विसर्ग में बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसा, यह हो गया आपका जिह्वा मूली। ठीक, ठीक इसी तरीके से आपका दूसरा वाला भी एग्जाम्पल इसी के नीचे कर सकते हो। बालकः खेलति, यह जो विसर्ग है चूंकि उसके बाद में क ख वर्ण से आ रहा, तो विसर्ग सकार में जाता है, सब दुनिया भर का काम होता है, लेकिन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बालक खेलति, बालक खेलति, तो यह हो गया आपका जीवामूल। जीवामूल से इसका उच्चारण होता है जीवामूली यस्य जीवा मूल। ठीक है, तो यह वाला आपका हो गया, दोनों में इसको आप कर लीजिए। एक एग्जाम्पल जो आएगा इसके बाद वाले में, वह हम यहाँ पे बना देते हैं उपधमानी। वो प फ के पहले आता है, तब कैसे आप दिखाओगे? किसके पहले? प फ के पहले। 12 नंबर का एग्जाम्पल ले लो, प फ के पहले दिखाने के लिए। यहाँ पतति कर लो, फलति पतति ना, वृक्ष पतति वृक्ष फलति, दोनों एक ही जैसा हो जाता है। वृक्ष पतति, अब वृक्ष गिरता है यहाँ पर, पतति माने वही गिरते, गिरने के अर्थ में ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, विसर्ग के बाद में प फ में से कोई वर्ण आए तो यह फिर किसमें बदल जाएगा? अर्थ विसर्ग में बदल जाएगा। ऐसा हो गया पद ना। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसी से संदर्भित, वृक्ष, यहाँ प था, यहाँ फ कर लीजिए, फलत, यह विसर्ग जो है आगे चूंकि फ वर्ण मिल रहा है, इसलिए विसर्ग से बदल जाएगा फलत। अच्छा, ये ऐसे भी रह सकता है, इसलिए प्लस नहीं लगा रहे हैं, ऐसे भी रह सकता है ना, और ऐसे भी है तो उसको बना लेते हैं। तो यह हो गया आपका जीवा उपधमानी हो गया। तो यहाँ उपधमानी बदल गया, ये उपधमानी बदल गया, और इसके पहले वाले आप लोग देख लिए क ख के वजह से यहाँ पर क्या बदल गया आपका? जीवा मूल्य में बदल गया। तो यह रहा जीवा मूल्य उपधमानी में किस तरीके से बदला। तो हम कुल कितने नियम यहाँ पर देख लिए? हम लोगों ने देखा विसर्जनीय सूत्र जब पढ़े, तो विसर्जनीय सूत्र कहाँ चला गया? हाँ, आधे से सेव हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से पढ़े हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या मिला? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगा, और इसमें मिल गया सत्व संधि। पहले हम लोग पढ़ लिए सत्व संधि क्या है, सत्व संधि में किस तरीके से यह चेंजिंग आई है। विसर्ग के बाद में कोई खर प्रत्याहार का वर्ण रहेगा तो वह सकार में बदल जाएगा, इतना ही नियम है। अर्थात खर प्रत्याहार में हमने देखा वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और इस तरीके से ये सब कंडीशन। और यहाँ पे हम बताए कि अगर वर्गों का पहला वर्ण आता है या दूसरा वर्ण आता है तो या तो क ख आएगा, च छ आएगा, त ठ आएगा, त थ आएगा, प फ आएगा। तो जब च छ ट ठ त थ इन सब में आया सकार, उनके उनके जो विशेष स है उनके साथ में, तब कैसे बदलाव हुआ। और जब क ख आया तो वह जिह्वा मूली में, और जब प फ आया तो वह उपधमानी में बदल गए। और सभी के यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आप लोगों को कर करके दिखा दिए क्रमवार तरीके से। तो आगे अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग यह विसर्ग का सकार बनाना जानेंगे। क्या बनाना जानेंगे? विसर्ग का सकार कैसे बनेगा यह हम लोग जान गए। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे कि अब वो सकार को आगे कैसे चेंज करेंगे। कई जगहों पे होता है, फिर अब वो सकार जो है आगे रू में बदलेगा, फिर रू का र में बदलेगा, तो उसका एक एक कंडीशन इसी में बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे। तो इसके मतलब जब हम बदलने लगेंगे तो कहेंगे कि इसका यह हुआ, फिर इसका यह हुआ, अब इसके बाद में ऐसा ऐसा कंडीशन आ गया तो यह होगा, फिर अगले वाले में देखोगे तो उसके बाद यह होगा। तो सब लगे ही हैं, कुल 4-5 पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज इसमें हम लोग एक पॉइंट जो इसमें रहा, जो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं
सत्व संधि का, इसको हम लोग समझे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे रुत्व संधि, अर्थात रकार बनाएंगे, रू से रकार बनाएंगे। इस अब वो कौन सी कंडीशन होगी, हम बताए हैं कि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद दोनों वर्णों पे वो डिपेंड करता है कि वह किस में बदलेगा, कैसे बदलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे मिलेंगे। देखो सेशन बड़ा हो गया है, तो अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को विसर्ग संधि समझ में आने लगी होगी आज के क्लास में, और आपके अंदर अब जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि हाँ आगे अब किस तरीके से और बदलाव होंगे, कैसे बदलाव होंगे। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े रहिए, पढ़ते रहें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ कहना है, कुछ सुधार लाना है, कुछ इम्प्रूवमेंट और चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।